पाकिस्तान बार काउंसिल से हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाशा साहब, आज जो साइफ़र केस है इसकी समाअत हुई अडियाला जेल में और जज जो हैं खुसूसी अदालत के अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने इसकी समाअत की है। जब आज चालान पेश किया गया, चालान दिया गया, तो जो चेयरमैन PTI हैं उन्होंने चालान को देखा तो ज़रूर, लेकिन चालान जो रिसीविंग के दस्तखत हैं वो उन्होंने नहीं किए और उनके वकला का ये कहना था कि इस चालान को हम अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक तो ये बता दीजिए कि जब कोई मुल्ज़िम चालान रिसीव करने की तस्दीक नहीं करता या दस्तखत नहीं करता तो क्या इसके बावजूद फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है? जी बिल्कुल। एक कोर्ट में जब चालान आता है तो कानून के मुताबिक अदालत ने चालान की कॉपीज़ अलॉन्ग विद एविडेंस वो मुल्ज़म को देनी होती है और मुल्ज़म जब वसूल करता है तो उस पे सिग्नेचर्स जो है वो करता है वसूली के। अगर वो ले लें तब भी वो चैलेंज कर सकते हैं, अगर ना लें तब भी वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं है, इनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि हमने चूँकि रिसीव नहीं किया और हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने रिसीव कर लिया। और जहाँ तक फ़र्ज जुर्म आयद करने का ताल्लुक है तो वो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इस चीज़ के को हासिल है जो कि ऑर्डर की जो कोर्ट का इंटरम ऑर्डर होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि इतने बजे हम आए, कोर्ट उनके वकील मौजूद थे, हाज़िरियाँ लगी हुई होगी और उसमें मेंशन किया जाएगा कि हमने चालान की कापी विद ऑल एनेक्स्चर्स मुल्ज़म को दिए लेकिन उसने रिफ्यूज़ करने से इनकारी हो गया। तो वो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इस ऑर्डर शीट को होगी जो कि जज साहब ने लिखी होगी। वो दे के बताया जा सकता है कि उन्होंने यकीनन यही लिखा होगा तो फ़र्ज जुर्म जो है वो आयद हो सकता है। सही। अच्छा, ये फरमाएं कि इस साइफ़र केस में इसकी जो संगीनी है खान साहब के लिए तो है ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इतना ही संगीन मामला है जितना चेयरमैन PTI के लिए है? जी बिल्कुल, चूँकि बेसिकली जो साइफ़र के कस्टोडियन हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और सेक्रेटरी फॉरेन होते हैं। पता नहीं उनको फरीक बनाया गया है, ये नहीं बनाया गया, या उनको गवाह में रखा गया है, ये मैं चालान नहीं देखा। क्योंकि कस्टोडियन वो हैं और इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस हद तक उसको लीक आउट ना करते, या अगर वो दिखाना भी था तो उसकी गारंटी इनके पास होनी चाहिए थी कि उसको इस तरीके से उसकी कॉपी हैंड ओवर ना करते, सिर्फ पढ़ने की हद तक दे देते। लेकिन जो हालात और कराइन बता रहे हैं कि वो इनको कॉपी डीकोड करके उसकी कॉपी दी गई और जो उन्होंने जलसे में भी लड़ाई और जिसका जिक्र भी किया और लेटर ऑन ये कहा भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि वो मुझसे गुम हो गया है। तो ये एक गैर जिम्मेदारी का सबूत है जो कि नज़र आता है कि उनको कॉपी दी गई जो कि उन्होंने गुम कर दी या गुम हो गई। ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड बनती है। सही। तो इसकी सज़ा मिनिमम और मैक्सिमम क्या है अगर ये जुर्म साबित होता है? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, मेरा ख्याल है, मैं उसकी सज़ा पीनल क्लास नहीं पढ़ी, शायद ये 5 to 7 ईयर्स के दरमियान है सज़ा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसका पढ़ा नहीं है कि क्या कितनी सज़ा है। सही है। अच्छा, एक और भी मामला है। आज जो चेयरमैन PTI के वकील हैं उन्होंने कहा जी हम अपर कोर्ट में जाएंगे इस चालान को लेकर। अब अगर वो चालान को अपर कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और अब अदालत ने 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ दे दी है और इस दौरान अपर कोर्ट से कोई फ़ैसला भी नहीं आता है, कोई ऑर्डर भी नहीं आता है, तो क्या ये ट्रायल कोर्ट उस वक्त तक इंतज़ार करेगी जब तक फ़ैसला ना आ जाए जस्ट इस बेस पे कि एक दरख्वास्त अपर कोर्ट में चली गई है, या वो अपनी मामूल की कार्रवाई जारी रख सकती है? जस्ट चैलेंज कर देना काफ़ी नहीं है। अगर उस पे एपेलेट कोर्ट ने कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया हो तो फिर तो अदालत अपनी कार्रवाई को रोक देगी, और अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास नहीं किया और वो पेंडिंग है तो फिर ट्रायल कोर्ट अपने जो प्रोसीजर कार्रवाई है उसको जारी रखेगी। सही। अच्छा, ये फरमाएं कि एक और इशू की तरफ मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की अब आमद है, 21 तारीख है
और कहा यह जा रहा है कि पहले वो एक अबूरी या हिफाजती ज़मानत हासिल करेंगे, फिर जलसे में जाएंगे और उसके बाद फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, पेश होंगे। कानूनी पोजीशन क्या है? क्या उनको अबूरी या हिफाजती ज़मानत मिल सकती है या पहले उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस होगा? देखिए, इसमें जो स्टेटस है वो उनका देखना पड़ेगा जी। चूँकि वो एक केस में उनको सज़ा हुई और उस केस में इनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई थी और इमरजेंसी की सूरत में सेहत की बुनियाद पे उनको अदालत ने भी बाहर जाने का इजाज़त दी और उस वक्त की हुकूमत ने भी दी, लेकिन वो कंडीशनल थी कि इतने दिनों के लिए वो जाएंगे और इस तरह हफ्तावार अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि अब जब उन्होंने वापस आना है तो फर्स्टली ही हैज़ टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनकी एब्सेंशिया में उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। लेकिन ये मुल्क और ये हालात आपको पता है मुझसे रूनुमा होते रहते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस केस है, इससे पहले किसी सज़ा याफ्ता शख्सियत को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी मुल्क से बाहर, तो ये इस तरह ना वो इस तरीके से वो आए और ना ही उनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ी। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल ये याद रहे कि सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है अगर केस अंडर ट्रायल हो, एविडेंस की स्टेज पे हो और सज़ा का फैसला ना हुआ हो, तो फिर वो प्रोटेक्टिव बेल सीख कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब सज़ा हो गई है तो फिर मामला वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है उसके मुताबिक वो हार्ट पेशेंट हैं, उसके मुताबिक वो कोरोना की वजह से भी कुछ मुतासर हुए थे, फिर उनका जो प्लेटलेट्स का मामला है वो भी मौजूद है, तो क्या ये भी बुनियाद बन सकती है प्रोटेक्टिव बेल की कि चूँकि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है तो बजाय जेल भेजेंगे तो मज़ीद ख़राब हो सकती है, ये बुनियाद बन सकती है? देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट में केस था उसमें तो आई थिंक इनकी सस्पेंशन हुई थी सज़ा की। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अल अजीज़िया वाला केस जिसमें उनको सज़ा हुई थी। तो उसमें प्रोटेक्टिव बेल मेरा ख्याल है कि नहीं मिल सकती। बहरहाल वो इस एनालॉजी को लेके चल रही है मुस्लिम लीग नून के, जिस तरह डार साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिल गई थी तो इस तरीके से, लेकिन उनका और डार साहब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है जी। डार साहब का केस इस एनालॉजी के तहत नहीं आ सकता जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का है। सही। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अच्छा सर, ये जो केस चल रहा है अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का एक्ट का के हवाले से, अब नुक्ता नज़र तो सबका सामने आ चुका है, आपकी तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी, बाकी जो इंडिविजुअल्स थे उनकी तरफ से भी। तो क्या देख रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो एग्जिस्ट करेगी या अदालत की जो एक आज़ादी और मामला है, अदालत की मुकन्ना से अलहदगी का मामला है, उसको अहमियत दी जाएगी? देखें, हमारे अभी आर्गूमेंट्स बकाया हैं। कल हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपना मौक़िफ़ पेश करना है। ऑफ कोर्स हम इस बिल के हक़ में ही जाएंगे और शुरू से ही हमारा जो स्टैंस है वो ये है कि ये हमारे जो बार एसोसिएशन और बार कौंसिल्स के नुमाइंदे हैं, पिछले 20 साल से तकरीबन हमारे मुतालबात में ये आता रहा है कि 184(3) में अपील का हक़ मिलना चाहिए और इसी तरह रिव्यू में अपनी मर्ज़ी का काउंसिल करने की इजाज़त होनी चाहिए एग्रीव्ड पार्टी को, और केसेस की फिक्सेशन 14 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। और साथ ही जो सबसे अहम है वो ये है कि
एक मास्टर ऑफ द रोस्टर सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के बजाय 3 रुकनी सीनियर जजेस पे मुश्तमिल कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल होंगे। तो ये मुतालबे हमारे रहे हैं, तो हम ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट करेंगे। अब एक रह गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के और जमात इस्लामी के वकला साहबान ने आज स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड कराई है कि वो एंडोर्स करेंगे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सलाहुद्दीन साहब के जो आर्गूमेंट हैं उनको। तो बाकी आपके सामने है जजेस में जो आपको नज़र आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बड़ा हमें जो लग रहा है कि बड़ी टाइट सी कैलकुलेशन ना होगी, एक वोट के जज के ऊपर नीचे होने से फ़र्क पड़ेगा। ये जो आयशा मलिक साहबा ने चलाया था उठाया था पॉइंट, और उस पर फिर बार बार डिस्कशन होती रही कि अगर ये अपील का हक भी एक लिहाज से आप अपील का हक दे के आप जो बड़ा बेंच है या फुल कोर्ट का रास्ता रोक रहे हैं, तो ये किस हद तक असरअंदाज होगा जजेस की राय पे? एक आप देखें कि जब से थोड़ा सा आप पिछले साल 1.5 साल के फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस वाला मामले को देखें और आज इस जो रजीम है जनाब काजी फैसल साहब की, उसमें जो ये बेंच फॉर्मेशन की गई इसकी, उसको देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी एक डिफरेंट से नज़र आएगा। वो ये है कि पहले जो बेंचेस बनते थे उस पे कोई ना कोई पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती थी और कहते थे कि ये बेंचेस जो हैं ये मनमाने फ़ैसले लेने के लिए बनाए गए हैं। लाइक माइंडेड जजेस का बेंच बना है और हर एक को पता होता था कि क्या फ़ैसला है, और लोगों ने कंडेम भी किया। एक फरीक ने अप्रिशिएट किया कि नहीं ये डोमेन है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की कि वो बीइंग चीफ जस्टिस उनका प्रेरोगेटिव है कि बेंचेस की तश्कील दें। लेकिन इस मामले में जब से फुल कोर्ट बनी है, एक चीज़ आपने यकीनन इस चीज़ को देखा होगा कि किसी फरीक ने एतराज़ नहीं किया बेंच पे, किसी फरीक ने बेंच के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब पे एतराज़ नहीं किया, चाहे जो भी ऑब्जर्वेशन आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सेहतमंद रवायत है। और उसमें आपको याद होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम ये इस फुल कोर्ट की तश्कील हुई तो वो पाकिस्तान बार कौंसिल की एप्लीकेशन थी जो हमने दायर की थी कि फुल बेंच इस केस की समाअत करे, और वो अलाउ हुई थी और जिसके तहत ये बेंच बना। तो अब उसके देखिए 3-4 हेयरिंग्स हुई हैं, काफ़ी तलखियाँ भी हुई, बड़े अच्छे माहौल में सुना भी गया। तमाम बातें होने के बावजूद किसी फरीक ने फुल कोर्ट के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब पे कोई एतराज़ नहीं किया, और ये बहुत खूबसूरत बात है। और इसका जो फैसला आएगा यकीनी तौर पे सब तस्लीम करेंगे और ये अच्छी रवायत होगी। सही है। अच्छा एक पाशा साहब, एक इससे हट के बात है, हमारे यहाँ जब जुडिशल एक्टिविज़म सज्जाद अली शाह साहब के दौर में आया तो उसको अप्रिशिएट किया गया। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुकूमत जो भी होती थी वो एतराज़ करती थी, लेकिन बार और बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो कहती है जी होना चाहिए, जुल्म का बाज़ार गर्म है, मनमानी हो रही है, ये है वो है। इंडिया में भी ये दौर आया, लेकिन उसके बाद इंडिया की अदालतों ने फ़ैसला किया कि जी हम उस तरफ नहीं जाएंगे और रियासत को या हुकूमत को काम करने देंगे। अब हमारे यहाँ भी ये सोच इस तरह से पैदा हो रही है कि आज वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि जी रेकोडेक के हवाले से और स्टील मिल के हवाले से अदालती फ़ैसलों ने इन्वेस्टर को और डोनर एजेंसीज़ को बहुत परेशान किया। पाकिस्तान में नजकारी का अमल मुअत्तल पड़ा हुआ है। अब बार काउंसिल की क्या राय है, ये जुडिशल एक्टिविज़म जो था अब चलना चाहिए या अदालत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और कानून साज़ों को और हुकूमत को अपनी काम करने दे? बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हर केस को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए और इसीलिए इसमें अपील के हक के हम फेवर में हैं कि अपील का हक मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि कई ऐसे मुकदमात हैं, सारे मुकदमात के बहुत अच्छे और आइडियल फैसले नहीं हुए, कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जिनके फैसलों पे अफसोस भी हुआ और ये
इस चीज़ की कमी महसूस की गई कि अगर इसमें अपील का हक होता तो शायद बेहतर फैसला आ सकता था, जिसमें रेकोडिक का भी है और स्टील मिल वाला की भी है। आप देखें कि स्टील मिल उस वक्त से लेके आज तक अगर हिसाब किताब करें तो आपको अरबा रुपए जो है वो नज़र आएगा कि गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान हुआ है। और मुलाजमीन अभी तक मौजूद हैं, उनके भी राइट्स हैं, यकीनन उनके अपने राइट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनको आप यक जुम्बिश कलम जो है वो नौकरी से नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस तरीके से वो प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को अब एक चीज़ और भी सिग्निफिकेंस है जिसको कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी शफाफियत पे कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत चाहे जो भी हुकूमत है उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कल ऐसा मामला उठ के अदालत में ना आए और अदालत कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास ना करे जिससे ये सारे प्रोसेस की जो शफाफियत है उस पर हर्फ आए। अच्छा पाशा साहब ये बताइएगा, मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 184(3) की एप्लीकेशन है उस पर बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इसीलिए हम इस हक में हैं कि 3 मेंबर्स कमेटी होगी, कलेक्टिव विजडम होगा तो ये शायद बेहतर फैसला हो सके। जी अच्छा पाशा साहब ये बताइएगा, अब ये जो नैब तरमीमी बिल था उससे मुतालिक जो फ़ैसला आया नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का, अब उस पर हुकूमत ने रिव्यू का फ़ैसला किया है और रिव्यू में जाके आप समझते हैं कि ये फ़ैसला चेंज हो सकता है या इसके मुखालिफ कोई फ़ैसला आ सकता है? देखें ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये सारा डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सस्टेन होता है और ये फुल कोर्ट जो है बाय मेजॉरिटी ये होल्ड करती है कि ये एक्ट ठीक है, तो फिर 3 रुकनी कमेटी बेंच की तश्कील देगी और फिर वो अपील का ये हक दे दिया जाएगा। तो रिव्यू को कन्वर्ट भी किया जा सकता है अपील में, और यकीनन रिव्यू के जो स्कोप है वो इतना नैरो है कि हमने देखा है कि 99% रिव्यू पिटीशंस खारिज हुई हैं। लेकिन जब अपील होती है तो अपील में दूसरे जज साहबान होंगे तो शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद निकल आए और अच्छा फैसला आ जाए, क्योंकि जो रिव्यू होता है वो रूल्स के मुताबिक वही जज साहबान सुनते हैं जिन्होंने फैसला किया हुआ होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये रिव्यू की गुंजाइश बनती नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।